हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आई एम विद एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक संस्कृति, बौद्ध एवं जैन धर्म, महाजनपद और महाजनपद में ही आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमें इतना तो पता ही है कि चाणक्य के सहयोग से नंद वंश को समाप्त किया तथा धार्मिक सहिष्णुता एवं समानता पर आधारित एक केंद्रीय सत्ता कायम की और बौद्ध धर्म का विशेष प्रचार प्रसार किया। किसने? मौर्य साम्राज्य ने। तो उस मौर्य साम्राज्य के बारे में मुख्य मुख्य घटनाओं के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत का प्रथम एवं अंतिम सबसे विस्तृत एवं ऐतिहासिक साम्राज्य, जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक था, इतना बड़ा विशाल साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। इसके प्रमुख शासक कौन कौन हुए? ज़्यादातर प्रश्न इन तीन शासकों से संबंधित पूछे जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व, बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व, अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व। लेकिन 273 से लेकर 269 ईसा पूर्व तक, यानी 4 वर्ष का समय इसे कुर्सी हथियाने में लगा था। अपने भाइयों को पराजित किया था इसने। अशोक के बाद कुणाल, दशरथ, जालोक, संप्रति और अंत में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम शासक वृहद्रथ को हराकर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ था। प्रांतीय प्रशासन, शासन की सुदृढ़ता हेतु पूरे मौर्य साम्राज्य को 5 भागों में विभाजित किया गया है। प्रांत को चक्र भी कहा गया है। चंद्रगुप्त के समय 4 थे, लेकिन अशोक के समय 5 प्रांत हो गए। कौन कौन से? उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी सवर्णगिरी थी, अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन, कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली, और प्राची या मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का मिला जुला रूप प्राची था। 13वां शिलालेख है। अशोक ने कुल 14 शिलालेख खुदवाए, जिनमें से 13वें शिलालेख में अशोक के पड़ोसी शासकों के बारे में वर्णन मिलता है। कौन कौन से थे वो? एंटियोक, जो सीरिया का शासक था, तुर्मे, मिस्र का शासक था, एंटिगनी, मकदूनिया का शासक था, मग, साइरिन का शासक था, और अलेक्जेंडर एपिरस का शासक था। इसी प्रकार धर्म प्रचार के लिए हमें मालूम है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया कलिंग युद्ध के बाद, और उस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न स्थानों पर विभिन्न व्यक्तियों को भेजा था। तो महेंद्र एवं संघमित्रा, जो अशोक के पुत्र व पुत्री थे, उनको श्रीलंका भेजा। श्रीलंका महेंद्र एवं संघमित्रा को मजंतिक कश्मीर व गांधार, मज्जिम को हिमाचल प्रदेश भेजा, रक्षित को वनवासी भेजा, महारक्षित को यवन भेजा, महाधर्मरक्षित को महाराष्ट्र भेजा, और महादेव को महिष मंडल भेजा। दोबारा देखिए, ये शब्द देखो आप, मजंतिक और मज्जिम दोनों ही कश्मीर, गांधार, हिमाचल प्रदेश उत्तरी इलाके हैं भारत के। तो
अंतिम कौन सा है? अंत का कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के बाद में इनके भी ऊपर में अंत कश्मीर और गांधार तो अंत की तरफ है, हैं दोनों ही उत्तर की तरफ। तो उत्तर की तरफ मज शब्द तो आएगा ही आएगा, लेकिन अंत अंतिम इलाकों के लिए, और हिमाचल बीच में रह गया, नज़दीक रह गया, तो उसके लिए मध्यम, मध्यम अर्थात बीच वाला, बीच का हिमाचल। इसी प्रकार रक्षित के लिए वन शब्द पकड़ लो, रक्षित वन, रक्षित के लिए वन, वनों की रक्षा करो। और रक्षित के पहले अगर महा लग गया तो वन के भी पहले कुछ लगा दो, वन, रक्षित वन, महारक्षित यह वन, वन के पहले यह लगा दिया, यहाँ महा लगा दिया तो यहाँ यह लगा दिया। और धर्म जिसमें धर्म आ गया वो राष्ट्र को समर्पित कर दो, धर्म है जिसमें है वो राष्ट्र अर्थात महाराष्ट्र, महाधर्म रक्षित है महाराष्ट्र में। महादेव, शंकर भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, कौन नहीं जानता है? महादेव अर्थात शिव जी, जिसे महेश भी कहा गया है। तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें महेश शिव जी को कहा गया है। तो महादेव अर्थात शिव जी महिष, महिष मंडल। कौटिल्य के अनुसार सुशासन हेतु, शासन को सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। कौन कौन से? राजा, राजा को एक अंग बताया गया है अमात्य, राजा, अमात्य तथा जनपद, कोष, सेना, मित्र, दुर्ग, ये 7 राज्य के अंग बताए गए हैं। प्रश्न किस प्रकार से पूछता है इनके बारे में? इन 7 के अलावा कोई और शब्द दे देता है तो वो इनमें नहीं है। ये 7 3 मिलेंगे लिखे हुए, एबस है 4 विकल्प हैं, 4 विकल्पों में 3 विकल्प इनमें से मिलेंगे और एक चौथा अलग मिलेगा। और ये शत्रु शब्द है, ये भी कई बार मिल जाता है। कौटिल्य ने 8वें अंक के रूप में शत्रु को मान्यता दी है, जिक्र किया है, लेकिन वो अगर ऑप्शन में आ जाए शत्रु तो हमें मानना नहीं है। कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा, प्रश्न इस प्रकार से पूछ लें कि कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का अंग नहीं है? एक दे दिया सेना, एक मित्र, एक दुर्ग और एक शत्रु, तो हमें शत्रु लिखना है। उसका उत्तर है इंडिका में मैक्सथनीज ने इंडिका लिखी थी, उसमें 6 समितियों का वर्णन किया गया है। इनमें पहली समिति उद्योग एवं शिल्प से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछा है। पहली समिति में क्या होता था? तो उद्योग शिल्प का निरीक्षण, उद्योग धंधों से संबंधित है पहली। दूसरी विदेशियों की देखरेख, ये भी कई बार पूछा गया है। पहली, दूसरी और तीसरी समितियाँ, इनके क्रियाकलापों के बारे में बहुत बार पूछा गया है। तो पहली उद्योग शिल्प से संबंधित है, दूसरी विदेशियों की देखरेख से संबंधित है, और तीसरी जनगणना से संबंधित है, और चौथी व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित है। तीसरी जनगणना, जनगणना का काम जन्म मृत्यु ये तीसरी में होता था। चौथी व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित है। पांचवी विक्रय का निरीक्षण, जो सामान बेचा जाता था उसका निरीक्षण किया जाता था। छठी बिक्री कर। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, कुल मिलाकर 5 एक समिति में, और कुल समिति 6 अर्थात 30 सदस्य बताए हैं। मौर्यकालीन बंदरगाह मुख्य रूप से ताम्रलिप्ति, जो पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल का इलाका हम जानते हैं, पूर्वी भारत में कलकत्ता, पूर्वी कुछ दक्षिणी अर्थात पूर्वी तट पर कह सकते हैं इसको, और सोपारा पश्चिमी तट पर, महाराष्ट्र वाला इलाका है वहाँ पर। और मुजरिस केरल, मुजरिस केरल में। मस्कट
फारस की खाड़ी में, वर्निस मिस्र में। इसी प्रकार 8 स्थान जहाँ 14 वृहद शिलालेख मिले हैं। 14 वृहद शिलालेख हैं। इनके बारे में हम पहले तो इन शिलालेखों के बारे में समझ लेते हैं। कोई 14 स्थान नहीं है, वो स्थान 8 हैं। शिलालेख किस प्रकार से, ये एक शिलालेख मान लेते हैं, एक बड़ी शिला है, इस पे ऐसे एक शिलालेख हो गया। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये कुल 14 शिलालेख हो गए। अब पहला शिलालेख है वो शाहबाजगढ़ी में मिला। सॉरी, पहला स्तंभ पूरा का पूरा शिला है वो शाहबाजगढ़ी में मिला है, जो आजकल पाकिस्तान में है, रावलपिंडी में। मानसेरा हजारापाक में, कालसी देहरादून उत्तराखंड में, एरगुड़ी आंध्र प्रदेश में, धौली उड़ीसा में और जोगड़ ये भी आजकल के उड़ीसा में, गिरनार गुजरात में, सोपारा महाराष्ट्र में। ये 8 स्थल हैं जहाँ से 14 वृहद शिलालेख मिले हैं। और 14 वृहद शिलालेखों में लिखा क्या था, प्रत्येक शिलालेख में क्या लिखा था, उसके बारे में हमें लिखा हुआ मिलता है। प्रथम में पशुवध पर रोक, दूसरे में पुण्य कार्य, तीसरे में युक्त व राजुकों की नियुक्ति, चौथे में धर्मघोष, पांचवें में धम्म महामात्रों की नियुक्ति। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। पांचवें में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है। और पहले में पशुवध पर रोक, तो पशुवध पर रोक किस शिलालेख में लिखा हुआ मिलता है, पहले में, और धम्म महामात्रों की नियुक्ति 5वें में। इसी प्रकार 6ठे में प्रजा के लिए तत्परता एवं ऋण मुक्ति, 7वें में धार्मिक सहिष्णुता, 8वें में धर्म यात्रा, 9वें में कर्मकांड का विरोध अर्थात धर्म मंगल, 10वें में धर्म विजय, 11वें में धर्मदान, 12वें में सर्वधर्म संभाव, और 13वां जो अति इम्पोर्टेंट है, कलिंग विजय का वर्णन 13वें में मिलता है। पड़ोसी देशों के बारे में वर्णन पीछे हम पढ़ चुके हैं शुरुआत में, ये भी 13वें शिलालेख में है। और 14वां शिलालेख है जिसमें उपरोक्त 13 जो शिलालेख हैं इनका दोहराव अर्थात कोई कमी रहेगी तो उसकी पूर्ति। तो पड़ोसी राज्यों का वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है, 13वें में, और धार्मिक सहिष्णुता का 7वें में, ये याद रखना। ये 14 शिलालेख अन्य स्थलों पर तो एक जैसे ही हैं, लेकिन धौली और जोगड़ में शिलालेख संख्या 11, 12, 13 नहीं है, वरन उनके स्थान पर 2 अलग ही शिलालेख मिले जिन्हें पृथक कलिंग शिलालेख कहा गया है। पृथक कलिंग शिलालेख में क्या लिखा गया है, ये पहला और ये दूसरा। पहले में सभी मनुष्य मेरी संतान है, अशोक ने कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान है और मैं उनके कल्याण की कामना करता हूँ। ये पहले पृथक कलिंग शिलालेख में कहा गया है। अशोक ने कहा है जनता के कल्याण के लिए, सभी मनुष्य मेरी संतान है और मैं उनके कल्याण की कामना करता हूँ। दूसरे में सीमांत क्षेत्रों के अविजित लोगों, जिन लोगों को अशोक ने नहीं जीता तो वो भी इंसान है, उनका भी कल्याण करना अशोक ने अपना धर्म समझा। और मानवता के नाते मेरे जो ये संदेश हैं ये उन तक भी पहुंचने चाहिए, ये दूसरे में लिखा गया है। इनके अलावा लघु शिलालेखों के बारे में वर्णन मिलता है। लघु स्तंभ लेख हैं, इनके बारे में भी वर्णन मिलता है। राजकीय घोषणाएं, लघु स्तंभ लेख हैं, इनमें राजकीय घोषणाएं की गई हैं। अशोक ने जो भी घोषणाएं की वे यहाँ लिखी हुई मिलती हैं।
ये कुल 5 स्थानों पर मिले हैं। सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, रूमिंदेई, निगली सागर अर्थात निगलीवा, यहाँ लघु स्तंभ लेख मिले हैं। और स्तंभ लेख ये लघु नहीं है, वो लघु छोटे रूप में, ये बड़े रूप में है। ये 7 अभिलेख हैं, स्तंभ लेख हैं। अशोक के स्तंभ लेख 7 अभिलेख हैं जो 6 स्थानों से मिले हैं। तो ये कौन कौन से? दिल्ली टोपरा, स्तंभ लेख का नाम ही रख दिया दिल्ली टोपरा, टोपरा में था और दिल्ली लाया गया, तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है। इसकी विशेषता क्या है? सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा और फिरोज तुगलक द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। सल्तनत काल में फिरोज तुगलक वंश का शासक था, वो अपने सैनिकों की सहायता से सैनिकों को आदेश दिया और कहाँ? टोपरा से दिल्ली मंगवाया। अशोक की बड़ी लाट कहते हैं इसे, और फिरोज की लाट भी कहते हैं। इसकी भाषा सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी थी। दिल्ली मेरठ ये भी फिरोज तुगलक लाया। मेरठ से दिल्ली किसने मंगवाया? फिरोज तुगलक ने। इसे अशोक की छोटी लाट कहते हैं। प्रयाग कौशाम्बी का स्तंभ लेख है, अकबर द्वारा प्रयाग लाया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। फिरोज तुगलक नहीं है यहाँ अकबर है। तो अकबर ने इसे इलाहाबाद मंगवाया। इसमें किन किन शासकों का वर्णन मिलता है? अशोक का, समुद्रगुप्त का, जहांगीर का, अर्थात अशोक प्रशस्ति, समुद्रगुप्त प्रशस्ति, जहांगीर प्रशस्ति और रानी का अभिलेख भी कहते हैं इसे। ये अलग अलग शासकों का वर्णन कैसे मिलता है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता ही देता हूँ। जैसे ये स्तंभ है, अशोक ने बनवा दिया, तो अशोक ने अपने जितने भी लेख लिखवाए वो इतनी दूर में, इससे ऊपर के हिस्से में अशोक के सारे वर्णन आ चुके हैं। अब नीचे का हिस्सा और बच गया, वो आगे चलकर गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने, हो सकता है इतने हिस्से में समुद्रगुप्त ने अपना प्रशंसा पत्र या अपने प्रशस्ति पत्र छपवा दिए। फिर नीचे और हिस्सा बच गया। यहाँ जहांगीर ने, मुगल काल में जहांगीर ने फिर यहाँ अपने वर्णन जो भी अच्छे महान कार्य थे वो यहाँ छपवा दिए। तो ये अशोक का और समुद्रगुप्त का और जहांगीर का स्तंभ लेख है बोला जाता है। शुरुआत में ये किसने लगवाया? अशोक ने। बाद में उत्कीर्ण और लेख होते गए। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रानी ने भी, अशोक की रानी थी, उसने भी अपने वर्णन लिखवाए थे। इसके अलावा लोरिया, उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट है। लोरिया अरराज चंपारण बिहार में है, जिसका शीर्ष नष्ट हो चुका है। लोरिया नंदनगढ़ है, ये भी चंपारण में है, औरंगजेबकालीन लेख है। इसके शीर्ष पर सिंह है, शेर का वर्णन, शेर का अंकन है। लोरिया रामपुरवा, ये रायपुरवा नहीं है, रामपुरवा, ये भी चंपारण है, चंपारण में है। शीर्ष पर सिंह है, यानी इसके शीर्ष पर यहाँ एकदम ऊपर यहाँ कौन से पशु की आकृति है? सिंह है, शेर की। ये जितने भी स्तंभ बनवाए थे अशोक ने अपने समय में, उन सभी के ऊपर पशुओं की आकृति जरूर है। कौन से पशु की आकृति है इसके बारे में ये बताया गया है। लिपि, ब्रह्मी लिपि में सारे के सारे लेख, सिवाय इनके, इसका मतलब ये जो नीचे बताए गए हैं इनको छोड़कर बाकी सारे के सारे ब्रह्मी लिपि में। तो ये फिर कौन सी लिपि में? ये शाहबाजगढ़ी व मानसेरा के स्तंभ लेख है, वो खरोष्टी लिपि में। ये लिपि है खरोष्टी। तक्षशिला व लगमान ये स्थान है, स्थल है, यहाँ पर स्तंभ लेख मिले हैं, वो अरामाइक लिपि में। शेर कुना, यहाँ एक अभिलेख मिला है ग्रीक और अरामाइक भाषा में, इसलिए इसे द्विभाषा अभिलेख भी बोलते हैं। द्विभाषा, दो भाषाएं, ग्रीक और
अरामाइक यानी यूनानी और ईरानी। एर्रिगुडी ये ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ अभिलेख है। तो इस प्रकार मोटी मोटी जानकारी हम मौर्य साम्राज्य के बारे में ले चुके हैं दोस्तों, और शेष जानकारी जो रह गई है वो हमारा एक दूसरा पार्ट आएगा, महत्वपूर्ण शब्दावली, जो हमने प्रयोग के तौर पर शुरू कर रखा है। महत्वपूर्ण शब्दावली, उसमें सार जो भी शब्द पेपर में छपते हैं उन शब्दों के बारे में हम चर्चा करते आए हैं। तो उसी क्रम में एक दूसरा भाग लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।